हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो हमारी साइंस का कोर्स चल रहा है। तो उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा देखेंगे और अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर हमारा 5वां कवर हो रहा है। फिलहाल हमने आज इस चैप्टर के साथ ही हमारे 9th की फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यानी जो 9th की फिजिक्स के 9th की जो साइंस की बुक है, अगर उसमें देखें तो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 12 हमने देखना है। इसी के साथ हमारा फिजिक्स से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो कल हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे वो चैप्टर ये यहाँ पर से देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 से 4 तक का। ये हमारा केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो अब ये वाला हिस्सा हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 5, 6 और 7 वाला जो हिस्सा है ये हमारा बायो का हिस्सा है। इसके बाद ये वाला हिस्सा हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारी 2 या 3 दिन में पूरी 9th की साइंस खत्म हो जाएगी। अब आखिर की जो 3 चैप्टर हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इनको खुद भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इनमें से सवाल ढूंढ के एक प्रैक्टिस सेट मैं बनाने वाला हूँ। तो हमारे 3 से 4 प्रैक्टिस सेट और आएंगे और ये हमारा 9th की साइंस समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे सीधे 10th की साइंस में, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। और PDF नोट्स आप प्राप्त करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, ऑडियो नोट्स प्राप्त होगा आपको हमारे व्हाट्सएप से, और वीडियो यूट्यूब पे तो मिलेगा और बाकी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। तो आज हमारा साइंस का 5वां चैप्टर है और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और एक नारा आपने याद रखना है, पेपर अगर क्लियर करना है तो अब की बार वन दरोगा पार। पेपर होने वाला है 16 से 26 के बीच में। तो मान के चलिए 7 से 8 तारीख या 10 तारीख तक आपने किसी भी हालत में सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद आखिर के जो हफ्ता होगा उसमें कंप्लीट रिवीजन करना है आपने, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अभी खूब मेहनत कर दीजिए, अगले 10 दिनों में सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करके रिवीजन पे लग जाइए। तो सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है ध्वनि। ध्वनि यानी साउंड। इसमें सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में, किस मीडियम में चलती हैं? अनुप्रस्थ माने ट्रांसवर्स रेज, ट्रांसवर्स किरणें या अनुप्रस्थ किरणें किस माध्यम में चलती हैं? ठोस, द्रव, गैस या ऑल। ऑल माने सभी। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसफर वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में यानी किस मीडियम में चलती हैं? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ट्रांसफर वेव्स केवल चलती हैं पूरी तरीके से ठोस में, केवल चलती हैं ठोस में, गैस में नहीं चल पाती हैं। अगर द्रव में कहें तो माने कोई द्रव है, द्रव के अंदर तो ये नहीं हो पाती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, लेकिन द्रव की जो बाहरी सतह होती है वहां पर जरूर पाई जाएंगी। लेकिन ऐसा कौन सा माध्यम है, कौन सा मीडियम है जिसमें कंप्लीटली अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसफर वेव्स चलेंगी? वो है हमारा ठोस। ठोस यानी सॉलिड। अब इन तरंगों के बारे में, ट्रांसफर वेव्स या जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, ये किस प्रकार की वेव्स हैं? ये यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक, यांत्रिक माने मैकेनिकल वेव्स हैं ये। अब ये ट्रांसवर्स किरणों में क्या होता है, जिस तरफ तरंग जाएगी उसके लंबवत, उसके लंबवत यानी 90 डिग्री में हमारे कण गति करेंगे। क्योंकि तरंग या ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, कणों के थ्रू वो चलती है। माना ये कण है तो मेरी ध्वनि, माना ये तरंग यहाँ पर थी, इसको यहाँ पहुँचाना है तो पहले इसके पास जाएगी, ये इसको शिफ्ट करेगा इस पे, ये इस पे शिफ्ट करेगा, ऐसे शिफ्ट करते करते लास्ट में इसके पास पहुँचेगी, उसके बाद रिसीवर के पास पहुँचेगी। यहाँ से अगर कोई किरण निकलती है, कोई वेव्स निकलती है, यहाँ पहुँचना है तो उसको कणों के माध्यम से चलना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफर वेव्स में क्या होगा, इन कणों कणों और तरंग की दिशा में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, वो उसके लंबवत चलेंगे। जैसे माना एक रस्सी पकड़िए आप लोग, रस्सी को हिलाइए तो उसमें जो वेव्स बनेंगी वो कौन सी वेव्स होंगी? ट्रांसवर्स। जैसे पानी में हम पत्थर मारते हैं, पानी द्रव हो गया तो उसमें पत्थर मारते हैं तो ऊपरी सतह पर जो तरंगे बनती हैं वो भी कौन सी तरंगे होती है? हमारी
ट्रांसवर्स रेज। अगर मैं डायग्राम आपको बनाऊं तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा इसका। ये एक डायग्राम बन रहा है हमारा ट्रांसफर रेज का, जिनको हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, जो केवल किस में चलती हैं, जो केवल ठोस में चलती हैं। तो ये जो तरंगे चल रही हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं श्रृंग या श्रृंग कहते हैं इसको। श्रृंग यानी क्रस्ट, CREST। और जो नीचे गई हुई है ये रेज, यहाँ से गई, यहाँ गई, फिर ऊपर आई, तो ये वाले हिस्से यानी ये वाले हिस्से को, इसको गर्त कहते हैं। गर्त, गर्त माने थ्रू, थ्रू भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। इसको ध्यान देंगे। एक वर्ड आपने सुना होगा वेवलेंथ, जिसको तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं, उसके बारे में अभी इसी में हम सीखेंगे। तो ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो ऊपरी हिस्से, ये ऊपरी हिस्से जो दिख रहे हैं टॉप वाले, ये हिस्से क्या कहलाते हैं? ये श्रृंग कहलाते हैं, क्रस्ट। और ये जो नीचे वाले हिस्से दिख रहे हैं गर्त वाले, ये इन्हें कहते हैं गर्त। गर्त माने थ्रो। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। श्रृंग और गर्त आप समझ गए होंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ये एक श्रृंग है, ये भी एक श्रृंग है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये एक श्रृंग है, ये एक श्रृंग है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये गर्त है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये भी एक गर्त है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसको तरंग दैर्ध्य दूरी। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको लैम्डा से दिखाते हैं। इसको क्या कहते हैं? लैम्डा, लैम्डा कहते हैं, लैम्डा। ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम से गुजरती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुदैर्ध्य माने लॉन्गिट्यूडिनल, किस माध्यम से गुजरती हैं? ठोस, द्रव, गैस या ऑल? ऑल माने सभी। अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम से गुजरती हैं? ठोस, द्रव या गैस। जैसा हमने अनुप्रस्थ में पढ़ा था, उसका ठीक अपोजिट होने वाला है यहां पर। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या था? तरंग और कण ये एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, यानी जो कणों का विस्थापन होगा वो तरंग के संचरण के लंबवत होगा। संचरण मतलब फैलाव। तो अनुदैर्ध्य में बिल्कुल उल्टा होगा, यानी जिस साइड में तरंग चल रही हैं, कण भी उसी साइड में चलेंगे, यानी एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये समांतर होती हैं। और अनुप्रस्थ, जिसको भी आंसर बताया जरूर बताएं। अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम से गुजरती हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है सभी। अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम से गुजरती हैं? तो ये गुजरती है हमारी इनमें से सभी, यानी ठोस से भी गुजरेंगी, ठोस माने सॉलिड, द्रव लिक्विड से भी गुजरेंगे, गैस से भी गुजरेंगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अनुदैर्ध्य तरंगों का हमारा ध्वनि तरंगे, जो अभी हम बोल रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का प्रकाश तरंग है, वो सब अनुप्रस्थ में आएंगी। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण कोई पूछता है हमसे तो ध्यान रखना प्रकाश किरण है, लाइट वेव्स। तो अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम से गुजरती हैं? ठोस से भी गुजरती हैं, द्रव से भी गुजरती हैं और गैस से भी गुजरती हैं, सभी से गुजरती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सभी लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अब वहाँ पर तुमने रस्सी का एग्जाम्पल लिया था, रस्सी में आप देख सकते हैं, अगर माना मेरे पास एक स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे है, ये ऐसे था, ये था, मतलब इसके कण बहुत पास पास में थे। अब मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई करा, प्रेशर अप्लाई करते ही तो ये और नज़दीक, एक जगह पे बहुत नज़दीक आ जाएंगे और एक जगह पे गैप आ जाएगा। पहले प्रेशर को लगाया, फिर छोड़ा, तो यहाँ पर पास में आ गए, यहाँ पे छूट गए, यहाँ पर बहुत पास में आएंगे, यहाँ पर इनके बीच का गैप बढ़ गया। तो जहाँ पर इनके बीच का गैप बहुत कम होता है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इस क्षेत्र को कंप्रेशन कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। सबसे पहली चीज
अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होगा, जिस दिशा में कण जाएंगे यानी जिस दिशा में तरंग जाएगी, जो कण है वो भी उसी दिशा में जाएंगे। अगली चीज, एग्जाम्पल इसके लिए हमने किसका लिया, स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया। स्प्रिंग स्प्रिंग आप खींचिए, उसको दबाइए, फिर छोड़िए, पता चल जाएगा आपको। तो बीच में जो ये खाली स्पेस रह जाता है, मतलब उनके बीच में कुछ, एक बार थोड़ा बड़ा डायग्राम में बना देता हूँ। माने स्प्रिंग है, यहाँ पर इनके बीच में कम गैप है और यहाँ पर ज़्यादा गैप आ गया है, फिर यहाँ पर कम गैप आ गया, फिर ज़्यादा गैप आ गया। तो जहाँ पर कम गैप है इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं संपीड़न, कंप्रेशन। और जहाँ पर गैप ज़्यादा होता है इसको विरलन कहते हैं, यानी यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। विरलन, विरलन को रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। संपीड़न को सी से दिखाते हैं और विरलन को आर से दिखाते हैं, रेयर फ्रैक्शन। और अगली चीज अनुदैर्ध्य तरंगों की क्या थी, ये सभी माध्यमों में चलते हैं, मीडियम कोई भी हो उसमें चलेंगे। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा क्या है, ध्वनि तरंग। और ये भी कैसी तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स ये भी हैं। मैकेनिकल वेव्स के दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य माने लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ माने ट्रांसवर्स। अब कुछ इन्हीं से रिलेटेड कुछ फैक्ट आते हैं। सबसे पहली चीज है आवृत्ति, पूछता है वो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से दिखाते हैं, इसको न्यू कहते हैं, न्यू। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एक सेकंड में कोई भी कण कितने दोलन कंप्लीट कर रहा है, दोलन माने साइकिल। यानी जैसे ध्वनि, ध्वनि कैसे पैदा होगी, ध्वनि पैदा होने के लिए कोई न कोई कंपन देना आवश्यक है। बिना कंपन के ध्वनि नहीं निकलेगी, ध्वनि आगे नहीं बढ़ पाएगी। कंपन होगी तो क्या, उसके आसपास जो हमारे आसपास जितने भी कण होते हैं वो वायु के यानी माध्यम यानी वायु के थ्रू कणों को आगे धकेलेंगे, उसी के थ्रू आवाज क्या है हमारे पास पहुंचेगी। तो एक सेकंड में किसी कण द्वारा कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और इसको दिखाते किससे हैं, न्यू से। ये न्यू ऐसे बनेगा, ये थोड़ा वी घुमा के वी बनेगा। और अगली चीज आती है आवर्तकाल। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, जिसको टी से दिखाते हैं। यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में, किसी कण द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसे क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल का सेकंड होगा। और जो हमने आवृत्ति देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक अगर हमसे कोई पूछे तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, HURTZ, हर्ट्ज करके ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर पूछता है आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध बताए तो न्यू बराबर होता है 1/T। यानी अगर आवर्तकाल बढ़ेगा इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, आवर्तकाल यानी जो साइकिल हो रही है वो बहुत जल्दी हो रही है। कोई व्यक्ति बहुत जोर से बोलता है, चिल्ला के बोलता है, तो वहां पर क्या होगा, आवर्तकाल कम होगा। कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, जैसे मेडिटेशन में बोलते हैं, तो उस समय आवर्तकाल ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी हम आवाज़ सुन पाएंगे। तो अगर पूछते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है, तो न्यू बराबर 1/T होता है। टी क्या है, आवर्तकाल है, और ये न्यू क्या है, ये आवृत्ति है। आवृत्ति ध्यान रखेंगे सभी लोग। अभी हमने लैम्डा देखा था, आपको जरूर याद होगा, मैंने एक डायग्राम बनाया था, इस तरीके से बनाया था हमने एक डायग्राम। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों के बीच की दूरी यानी दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, इसको ही क्या कहते हैं, लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मात्रक बताओ पूछेगा, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर। मैं सारे मात्रक रिपीट कर देता हूं,
तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का मात्रक होगा मीटर। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का मात्रक होगा सेकंड। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होगा हर्ट्ज, HZ। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध अगर पूछेंगे तो न्यू बराबर 1/T, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी को अगर ऊपर ले आए तो हमारा न्यू अपॉन में आ जाएगा। टी बराबर 1/न्यू भी कह सकते हैं हम, ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और संपीड़न और कंप्रेशन और विरलन यानी रेयर फ्रैक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूं। अब जो तरंग होती हैं, अगर उनका वेग अगर हमसे पूछें, उनका वेग यानी स्पीड कैसे निकालोगे, तो वेग का फॉर्मूला हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। वेग यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी को मैंने किससे दिखाया, v से दिखाया। और जो हमारी तरंगे चली थी उसमें दूरी हमने किससे दिखाई थी, लैम्डा से दिखाया था, नहीं दिखाया था, तरंग दैर्ध्य से लैम्डा, तो लैम्डा बना दिया मैंने। और टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होता है हमारा आवर्तकाल। तो वेग, अगर तरंग का वेग अगर पूछेंगे तो वो लैम्डा बाई टी होगा, लैम्डा अपॉन टी। और अगर इसको ऐसे भी, तो ये अपॉन में टी है, 1/T को हम किससे दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी से दिखाते नहीं दिखाते, तो v बराबर लैम्डा इंटू न्यू होगा। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। v क्या है, वेलोसिटी है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है। ये न्यू क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में किसी भी कण द्वारा कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, कितने दोलन कंप्लीट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको याद रखें। v बराबर लैम्डा न्यू और v बराबर लैम्डा अपॉन टी। टी क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इनके नोट ज़रूर बनाएं, खुद भी पढ़ेंगे तभी फ़ायदा होगा। कल प्रैक्टिस सेट होंगे हमारे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री की 9th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ लें सभी लोग। जितना हमारे पास टाइम होगा उस हिसाब से हम कंप्लीट कर लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर होता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित यानी अनचेंज्ड, या नन ऑफ दीज। तापमान बढ़ाने, किसी माध्यम का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा। ध्वनि हमेशा वाइब्रेशन के फॉर्म में यानी कंपन के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं, जिसको आंसर पता है ज़रूर बताएं। सेल्फ स्टडी करेंगे, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। कठिनाइयाँ हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। तो संघर्ष करिए, लगातार पढ़िए। टेंशन सभी को हो रही है, सभी लोग परेशान हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो वो टेंशन को पॉजिटिव टेंशन में बदलिए, किताब पढ़िए, जो चैप्टर दे रखे हैं सिलेबस में वो पढ़िए। कोई कह रहा है मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, कोई कह रहा है केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। भैया जो पढ़ा है वो तो पढ़ लो बढ़िया से। कई लोग बायो की वजह से परेशान हैं, बायो समझ में नहीं आया तो फिजिक्स पढ़ो ना भैया, केमिस्ट्री पढ़ो, जो पर्यावरण वाले 2-4 टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। ये सिर्फ बहाने हैं, इन लोगों को पढ़ना नहीं होता है। जिसको पढ़ना नहीं है वो हाँ बिल्कुल ना आए। पेपर में सफलता चाह रहे हैं तो ज़रूर पढ़ें, खूब मेहनत करें, तभी फ़ायदा होगा। पेपर देने के बाद कम से कम निराशा हाथ न लगे कि वहाँ पर ऐसा ना हो, यार अगर इतना पढ़ लिया होता, ये कर लिया होता तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज नहीं पढ़ोगे, कल भी नहीं पढ़ोगे, परसों भी नहीं पढ़ोगे। इस पेपर में नहीं पढ़ा तो वीडियो बीपीडीओ के लिए क्या खाक पढ़ोगे, न कनिष्ठ सहायक के लिए कुछ पढ़ोगे, न पटवारी लेखपाल आगे तो बस उसी में खो जाओ। अब पढ़ना कुछ है ही नहीं, बिना पढ़े कोई परीक्षा नहीं निकलेगी। पुराने पेपर देखिए, सेल्फ स्टडी करिए। दिन भर क्या काम है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है। तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका सही जवाब है
ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ध्वनि की चाल बढ़ेगी। माना ये कण है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कण बहुत पास पास आ जाते हैं। यानी जो माना कोई आवाज़ मेरे पास 2 सेकंड में आती है वो 2 सेकंड से और जल्दी आ जाएगी। तो तापमान बढ़ेगा यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ध्वनि यानी साउंड की स्पीड भी अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ और चीज़ें भी पूछता है। अगर प्रेशर बढ़ा दें हम, दाब बढ़ा दें या घटा दें, तो क्या असर होगा? तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसकी चाल में? ध्वनि की चाल में कोई चेंज नहीं आएगा दाब बढ़ाने पर या घटाने पर। अगला है ह्यूमिडिटी। अगर मैं बढ़ा देता हूं, आर्द्रता, आर्द्रता अगर बढ़ा देंगे तो चाल भी अपने आप बढ़ेगी। और आर्द्रता घटा देंगे, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम कर देंगे तो जो साउंड की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। आर्द्रता कम करेंगे तो स्पीड भी कम होगी, आर्द्रता बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी। अब आता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। अगर इलास्टिसिटी आप बढ़ाएंगे तो चाल भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। मैं सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। ताप बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ेगी, दाब बढ़ाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आर्द्रता बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ेगी, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, और प्रत्यास्थता बढ़ाएंगे तब भी हमारी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। जिसको भी आंसर पता है ज़रूर बताएं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किस में होता है अधिकतम? ध्वनि का वेग ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? ठोस, द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें जिसको भी आंसर पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ध्वनि का वेग, ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों माध्यम में चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों माध्यम में चलती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी में चलेंगी ये। तो आपने बताना है ध्वनि का वेग मैक्सिमम, अधिकतम किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है हमारे ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। ठोस यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड के क्या पार्टिकल हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं एक दूसरे में। और ध्वनि आगे बढ़ने के लिए, माना यहाँ से कोई ध्वनि निकली है और यहाँ पहुँचनी है, तो क्या होगा? सबसे पहले इस कण के पास पहुँचेगी वायु के माध्यम से। कोई ना कोई माध्यम आवश्यक है ध्वनि को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहला कण दूसरे कण को देगा, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथे को, चौथा पांचों को, ऐसे करते करते ये व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी जहां इसको पहुंचना है। अब द्रव में क्या होगा? कण थोड़ा दूर होंगे तो इनको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, और गैस के कण बहुत दूर होते हैं तो पहले कण से दूसरे कण में पहुंचने तक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो इनके बीच बॉन्ड होते हैं ठोस में सबसे नज़दीक होते हैं, वो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ठोस के कणों के बीच में। तो इस वजह से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? ठोस में। कुछ इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता देता हूँ, हमारी एनसीईआरटी में दे रखी हैं। 25 डिग्री पर ध्वनि की चाल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और बता देता हूँ इससे पहले। वायु यानी हमारी जो एयर है, इसकी अपेक्षा स्टील, स्टील में ध्वनि की चाल 15 गुना तेज होती है। वायु की अपेक्षा स्टील, जिसको इस्पात भी कहते हैं, में ध्वनि की चाल कितना गुना अधिक होती है? पहली बात तो अधिक होती है क्योंकि स्टील सॉलिड है तो उसमें तो ज़्यादा हो गई। कितना गुना अधिक होता है अगर पूछेंगे तो वायु यानी एयर की अपेक्षा, एयर के रेस्पेक्ट में जो स्टील है उसमें ध्वनि की चाल 15 गुना अधिक होती है। 15 गुना अधिक का मतलब, अगर माना हवा 1 किलोमीटर की रफ्तार से, हवा जो ध्वनि जा रही है 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है हवा में, तो स्टील में वही 15 किलोमीटर की रफ्तार से चली जाएगी, उससे भी 15 गुना तेज चली जाएगी। अब इन्हीं का एग्जाम्पल समझते हैं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल किसमें कितनी होती है? अगर एल्यूमिनियम में पूछे तो एल्यूमिनियम में होती है 6420,
6420। स्टील अगर पूछ दें, स्टील में कितनी होती है ध्वनि की चाल, तो 5960। अगर पीतल में पूछ दें हमसे कितनी होती है ध्वनि की चाल, 4700। एल्यूमिनियम में 6420, स्टील में 5960, पीतल में 4700। अगर हम द्रव में चले जाएं, लिक्विड में चले जाएं, तो अगर जल देखें, समुद्री जल जो है, समुद्री जल जो है हमारा, उसमें स्पीड है 1531। और जो अलग जल होता है, दूसरा जल होता है आसुत जल, डाइल्यूट, उसमें चाल होती है 1498। 1498। ध्यान देंगे सभी लोग, जल का पूछा जा सकता है हमसे, ध्यान देंगे। पहला समुद्री जल है, दूसरा आसुत जल है। अब गैस में देख लेते हैं भैया हम, तो गैस में कितनी स्पीड होती है ध्वनि की चाल, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल है 1284 मीटर पर सेकेंड। हीलियम, हीलियम में यही स्पीड हो जाती है 965। अब हमारी वायु है, नॉर्मल वायु जो हमारे चारों तरफ वायु है, एयर है, तो उसकी अगर पूछेंगे स्पीड, तो ये है, उसमें ध्वनि की चाल कितनी है 346। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे भूल सकते हैं हम, तो ऑक्सीजन में है 316 स्पीड। ध्वनि की चाल कितनी है ऑक्सीजन में, 316। तो ऑप्शन ये जितने एग्जाम्पल देखे हम उससे भी समझ चुके हैं, ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी ध्वनि की, उसके बाद गैस में, सॉरी द्रव में, और सबसे कम स्पीड होगी किसमें, गैस में। ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, जिसको भी आंसर पता है ज़रूर आंसर बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निम्न में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, किस माध्यम में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, पानी, लोहा, निर्वात, या नन ऑफ दीज। निर्वात माने वैक्यूम, निर्वात माने वैक्यूम। सबसे पहले वाटर, फिर उसके बाद आयरन, आयरन यानी लोहा, उसके बाद है निर्वात, निर्वात के बाद है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है, पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है, किस माध्यम में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, वैक्यूम में नहीं जा सकती है ध्वनि। क्यों नहीं जा सकती है, सबसे पहली चीज मैं बताऊं ध्वनि के बारे में, ध्वनि क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। इसका उत्पादन कैसे होता है, वाइब्रेशन से होता है, कंपन से होता है। बिना कंपन के ध्वनि उत्पादन नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे ड्रम, ड्रम पीटिए पता चल जाएगा, थाली पीटिए पता चल जाएगा आपको। अब जब इसका प्रोपोगेशन यानी संचरण हमें करना है ध्वनि का, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि का पहुंचना ही उसका प्रोपोगेशन कहलाता है। अब ध्वनि का संचरण कैसे होगा, ध्वनि का जो संचरण है, संचरण को इंग्लिश में कहेंगे प्रोपोगेशन। जिन लोग को इंग्लिश में चाहिए था उनके लिए मैंने इंग्लिश की खोज भी करी है, प्रोपोगेशन। तो ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम। और माध्यम, सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम क्या होता है, हवा। ध्वनि के संचरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है हवा। हवा के माध्यम से ही ये ठोस, द्रव और गैस से होकर जा सकता है, इनसे जा पाएगा हमारी ध्वनि। अब निर्वात में ऐसा क्या चीज होता है, तो निर्वात मतलब खाली स्पेस, वहां पर हवा नहीं होगी। हवा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम नहीं है, इसका मतलब है ध्वनि आगे नहीं बढ़ पाएगी। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। निर्वात माने वैक्यूम होता है। तो पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है, निम्न में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, तो सही जवाब है निर्वात। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि माने इको, जिसको हम गूंज भी कहते हैं। माना कोई कमरा, हमारा नया नया कमरा बना है, कमरा खाली होता तो आपने देखा होगा आवाज बहुत गूंजती है। लेकिन उसी कमरे में अगर मैं कोई सामान रख दूं, पर्दे लगा दूं, तो आवाज गूंजना बंद हो जाएगी। तो उसी से रिलेटेड सवाल है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी आवश्यक है, 165 फीट, 16.5 फीट, 16.5 मीटर, या नन ऑफ दीज।
परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब रिफ्लेक्शन होगा जहाँ से, माना मैं बोल रहा हूँ ये दीवार है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो बोलते हुए दीवार पे आवाज गई, तो यहाँ से अगर वापस आती है तो ये परावर्तक सतह हुआ। तो प्रतिध्वनि में क्या होगा, आवाज मुझ तक टकरा कर वापस आ जाएगी, गूंज आ जाएगी। वो किसकी वजह से होगा, परावर्तन की वजह से होगा, ध्वनि के परावर्तन की वजह से होगा। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होती है, ध्वनि का वापस सुनाई देना। प्रतिध्वनि को इको भी कहते हैं, ECHO, इको। हिंदी में इसको गूंज भी कह देते हैं। खाली कमरे में बोलिए, पता चल जाएगा आपको। तो स्पष्ट रूप से, तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी आवश्यक है। यानी अपनी आवाज को दोबारा आप सुनना चाह रहे हैं तो इसके लिए इनके बीच की दूरी आवश्यक है 16.5। कहीं कहीं पर 17 भी दिया है और 17.2 भी दिया है। ये क्यों दिया है अभी बताऊंगा मैं। तो ऑप्शन के हिसाब से 16.5 बिल्कुल इज द राइट आंसर। अब देखते हैं, प्रतिध्वनि में आपको बता चुका हूं, ध्वनि का परावर्तक सतह से, किसी दीवार से, किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाना। जैसे पहाड़ों पर हम चिल्लाते हैं तो आवाज हमारी गूंजने लग जाती है। वो गूंजती क्यों है, क्योंकि पहाड़ उस आवाज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो प्रतिध्वनि समाप्त करनी है तो आपने ऐसी दीवारें बनानी पड़ेंगी या ऐसे पहाड़ बनाने पड़ेंगे या कुछ न कुछ ऐसा इलाज करना पड़ेगा जिससे आवाज वापस ना आए। तो ध्यान देंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें, तो प्रतिध्वनि और परसिस्टेंस तो हम प्रतिध्वनि या इको या गूंज तो हम सीख चुके हैं। ध्वनि का वापस से सुनाई देना, वही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। तो प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है 0.1 सेकेंड में। क्योंकि होता क्या है, माना एक आवाज आई, मैंने किसी का नाम लिया तो वो आवाज मेरे कान तक 0.1 सेकेंड तक ही रहेगी, सेकेंड के 10वें हिस्से तक ही रहेगी। तो अगर तुरंत उसी आवाज को फिर से करना है तो इससे पहले ही आवाज आ जानी चाहिए। तो प्रतिध्वनि का इलाज क्या होता है, प्रतिध्वनि का इलाज होता है, जैसे कमरे हैं आपके, तो कमरे में पर्दे लगा दीजिए। तो पर्दे लगाने से क्या होगा, पर्दे लगाने से होगा ये, जो भी मैं बोलूंगा वो चीज वो एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी अवशोषित कर लेगी वो चीजें, तो आवाज टकराएगी नहीं। तो इसमें होता क्या है, प्रतिध्वनि अगर हम सुनना चाह रहे हैं तो माना मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक दीवार है, ये मैंने बोला, ये माना D दूरी है, तो इसको मेरे तक वापस आना है तो एक और D दूरी ये करेगा। ये व्यक्ति है, ये पर्सन है, ये हमारी क्या है, वॉल है, अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार है, इसमें दीवारें बोल उठती हैं। तो इस आवाज को मुझे दोबारा अगर सुनना है तो 0.1 सेकेंड में आवाज वापस आ जानी चाहिए। तो इसमें होता क्या है, अगर दोबारा आप अगर ये करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, पर प्रतिध्वनि जिसको हम इको भी कहते हैं, ये क्यों सुनाई देती है, ध्वनि के परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण। यानी किसी वस्तु से, किसी ठोस व्यक्ति से अगर मेरी ध्वनि टकराएगी तो तुरंत वापस आ जाएगी, और दोबारा उस आवाज को अगर सुनना है तो 0.1 सेकेंड में वापस आना चाहिए इसको। अब कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए इसने पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्वनि की चाल, देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर भूल गए तो मैं इलाज बढ़ा देता हूँ। माना कोई गाड़ी की स्पीड है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर क्या है, दूरी है, आवर क्या है, टाइम है। तो दूरी, स्पीड एंड चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब ध्वनि की चाल अगर मैं मानता हूं 332, कितना, 332, तो दूरी कितनी हो गई, क्योंकि आवाज मुझे पहले वापस यहां पर से, पर्सन से दीवार, वॉल तक आवाज गई, इस आवाज को वापस भी आना है तो डी और डी कितना होगा, 2D होगा। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम हमने अभी देखा था 0.1 सेकेंड, हमने देखा था, नहीं देखा था, याद होगा आपको। तो 0.1 यहां अगर गुणा होगा तो ये बन जाएगा 2D बराबर 33.2, और D मतलब दूरी, तो ये दूरी कितनी आएगी, दूरी बराबर आ जाएगी 33.2/2, तो ये लगभग बनेगा 16.5 मीटर के आसपास। अगर ध्वनि की चाल में लेता हूं 332, तब तो 16.5 आएगा। अब अलग टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल 344 भी होती है, तो इसी चाल को 344 लूंगा तो ये 33.4 आएगा, अपॉन में 2 आएगा,
तो ये बनेगा 17 लगभग 17 के आसपास, सॉरी 344 हो गए, 17.2, अगर 340 लेता हूँ तो 17 मीटर। तो ध्यान देंगे, अगर राउंड फिगर करके देखें तो ये 17 मीटर के आसपास होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब। तो प्रतिध्वनि क्या होती है? आवाज टकराकर वापस आना ही प्रतिध्वनि कहलाती है। और ये सुनाई कब देगी? जब 0.1 सेकंड से पहले कोई आवाज तुरंत वापस आ जाए। और प्रतिध्वनि किस वजह से होती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि जिसको इंग्लिश में इको कहते हैं, हिंदी में गूंज भी कहते हैं। इसका इलाज क्या है? कमरे में सामान रख दीजिए, सामान सारे क्या है, वो सारे आवाजों को खींच लेंगे। अब प्रतिध्वनि आपने देखा होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट के जो कमरे वमरे होते हैं, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी यही होता है। तो वहां पर क्या है, म्यूजिक कॉन्सर्ट अगर नॉर्मल हम दीवार नॉर्मल कमरों में करें तो आवाज क्या है, 2 बार सुनाई देगी हमको तुरंत, क्योंकि वापस आएगी। तो प्रतिध्वनि यही वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके, प्रतिध्वनि वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके म्यूजिक कॉन्सर्ट के जो कमरे वमरे होते हैं उनको सेट किया जाता है। ये ध्यान देंगे सभी लोग, जितने भी हमारे म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं उसमें भी ये प्रतिध्वनि वाला ही होता है। प्रतिध्वनि माने आवाज का दोबारा सुनाई देना। इसमें अब जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट वाला हमारे क्या था, म्यूजिक अगर कॉन्सर्ट जो अगर दीवारें परावर्तित करने वाली होंगी तो आवाज क्या है, तुरंत वापस आ जाएगी। माना अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ये कई बार सुनाई देगा। तो इसके इलाज के लिए क्या होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं वो फाइबर की बनाई जाती हैं। तो फाइबर की बनाने से क्या होगा, दीवारें ऐसी बनाई जाएंगी जो हमारी ध्वनि है, साउंड को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसी वजह से इनको क्या बनाया जाता है, फाइबर का बनाया जाता है। ध्यान देंगे सभी लोग। अगला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से। चंद्रमा के धरातल पर, चंद्रमा ने मून के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा में कान काम नहीं करते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति है वहां पर, चंद्रमा में ध्वनि मंद गति से चलती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते या नहीं सुन पाते। ये क्यों नहीं सुन पाते हैं? चंद्रमा में कान काम नहीं करते, वायुमंडल की अनुपस्थिति, वायुमंडल की अनुपस्थिति, और चंद्रमा में ध्वनि मंद गति से चलती है। तो इसका सही जवाब है, सातवें का सही जवाब है वायुमंडल की अनुपस्थिति। इसी वजह से आवाज नहीं सुन सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी, ध्वनि कंपन की वजह से उत्पन्न होगी। ध्वनि का अगर संचरण करना है, प्रोपोगेशन करना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? संचरण माने एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचना है, तो उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। और माध्यम क्या होता है ध्वनि के प्रोपोगेशन के लिए? वायु। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, तो वहां वायु नहीं होगी। इस वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं सुन पाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारी चीजें कवर होने वाली है यहां पर। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल, अवश्रव्य तरंगे या इनको इंफ्रासाउंड भी कहते हैं, इंफ्रासोनिक भी कहते हैं, पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड, या नन ऑफ दीज। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का मात्रक यानी यूनिट क्या बताई थी हमने? हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? ये सभी लोग बताएं जरूर। यहां पर ये मान के चलिए 15 से 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आपको मैं। तो पहले तो आंसर दीजिए, फिर कॉपी कलम पकड़ के तैयार रहें, नोट्स बनाएं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड।
20 हर्ट्ज से कम। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। माना ये सुनने के लिए कुछ आवृत्ति है, ये 20 हर्ट्ज है और ये 20,000 हर्ट्ज है। तो इस बीच का जो रेंज होता है इसको हम सुन पाते हैं। मनुष्य इसी रेंज को सुन पाता है। तो 20 हर्ट्ज से कम रेंज का जो भी आवाज होगी, जो भी आवृत्ति होगी, उसको इंफ्रासाउंड या अवश्रव्य तरंगें कहेंगे। अवश्रव्य लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को या ध्वनि को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, या इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हेल मछली, हाथी, राइनो, पिकॉक, जानवर जो भी होते हैं ये आवाज सुन सकते हैं। जो हमारे भूकंप आते हैं वो भी इसी रेंज के होते हैं। तो इसी वजह से जानवरों को पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। अब देखें अल्ट्रासाउंड, जिनको पराश्रव्य या पराध्वनि भी कहते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको पराश्रव्य तरंगे, पराध्वनि, इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहेंगे। 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को 20 के हर्ट्ज भी लिखा होगा कहीं कहीं पे। के का मतलब होता है 1000। एग्जाम्पल जैसे डॉग, डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे। चमगादड़ आंख नहीं देख पाते हैं, तो रात के टाइम पे इन्हीं अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य ध्वनियों का यूज करके वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो होता क्या है, माना वो किसी कीड़े को खाना चाह रहे हैं तो वो पराश्रव्य तरंगों को सेंड करेंगे, तो वो तरंगें इस तक वापस आएंगी। इसका मतलब इसके सामने कुछ न कुछ वस्तु जरूर है। जो हमारे समुद्र में कोई वस्तु मुझे ढूंढनी है, या समुद्र कितना गहरा है, कोई जहाज कितनी गहराई पर है, कोई वस्तु डूबी है तो कितनी गहराई पर है, उसको यूज करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वहां पर भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। पराश्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य माने अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। फिर से रिपीट कर देते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो अवश्रव्य, अवश्रव्य माने इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो अल्ट्रासाउंड। तो जो मनुष्य, हम पीपल, जो आम आदमी, हम सभी लोग हैं, हम सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो भी आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसको सुन पाते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? अवश्रव्य कहा जाता है। श्रव्य किसको कहेंगे? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और पराश्रव्य कहेंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। पराश्रव्य तरंगें जो हमारी, इन अल्ट्रासाउंड जो किरण है, उनका क्या यूज होता है? उनका यूज होता है सोनार में। समुद्र में एक टेक्निक है SONAR, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का क्या अर्थ है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। और यहाँ पर किसका यूज होता है? परावर्तन मतलब किसी भी ध्वनि का किसी वस्तु से टकराकर वापस आना, ये परावर्तन कहलाता है। और इस परावर्तन को करने के लिए किस ध्वनि का प्रयोग हम करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। माना कोई जहाज डूब गया बहुत साल पहले या कुछ समय पहले, तो उसको ढूंढने के लिए जिस जहाज को मैं भेजूंगा उसमें सोनार लगाऊंगा। तो सोनार क्या करेगी? सोनार वो वस्तु के लिए इन तरंगों को भेजेगी, वो तरंगें टकरा कर वापस आएंगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि वो कितनी दूरी पर हैं, किस दूरी पर हैं। डॉक्टरों का स्टेथोस्कोप देखा होगा आपने, वो कान में लगाते हैं, फिर मनुष्य के हृदय के आसपास लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि भैया उनका हृदय कितनी बार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे नॉर्मली तो हम सुन नहीं पाते हैं हृदय की गति, तो स्टेथोस्कोप से आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। तो वहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक रेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कान सुनने वाली जो मशीनें आती हैं, हियरिंग एड जो भी होते हैं, वहाँ पर भी इन्हीं तरंगों का यूज़ होता है। और इसके अलावा क्या क्या होता है? माना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कठिन रास्ते हैं, बहुत जैसे बड़ी बड़ी पाइपलाइनें होती हैं, उनकी सफाई करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई और सामान नहीं जा सकता है, तो इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे एसी वेसी जो साफ आप करने होते हैं नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर जो मशीनें यूज की जाती हैं वहाँ पर पराध्वनि तरंगों का यूज होता है, यानी अल्ट्रासाउंड रेज का ही प्रयोग होता है। जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें कोई दरार पड़ गई तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होगा। अब हमारे जो हार्ट का जो ईसीजी कहते हैं हम, इकोकार्डियोग्राफी, या जो इसकी इमेज बनानी है हार्ट की इमेज, वो इसी की वजह से बनेगी। माना किसी को गुर्दे की पथरी हो गई है तो उसको पिघलाने के लिए, उसको मूत्र के मार्ग से वापस लाने के लिए भी इन्हीं किरणों का प्रयोग होगा। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक किरणों का ही प्रयोग होगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्री जहाज़ों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने में होता है? डेसिबल का प्रयोग किसे मापने में होता है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तीव्रता यानी पिच या इंटेंसिटी। अगला है आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने में होता है? डेसिबल का प्रयोग किसे मापने में होता है? जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अच्छा, कुछ फैक्ट और थे अभी और आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई अभी, वो जैसे चैप्टर खत्म होगा। तो मैक नंबर आता है एक, मैक नंबर क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक किसे कहते हैं, तो वो मैक नंबर क्या होता है। जैसे बड़े बड़े जो जहाज हमारे जेट वायुयान चलते हैं कई स्पीड से, जो वो ध्वनि की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, तो इसी वजह से तो वहाँ पर भी कौन सी किरणें यूज होती हैं? पराध्वनि अल्ट्रासाउंड तरंगों का प्रयोग होता है। तो बड़े बड़े वायुयानों की स्पीड जांचने के लिए मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो मैक नंबर क्या होता है वो अभी बताएंगे आपको हम। तो डेसिबल का प्रयोग किसे मापने में होता है? इसका सही जवाब है तीव्रता मापने में होता है। डेसिबल का प्रयोग तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मैक बता देता हूँ, और 10वें सवाल में भी बहुत सारे फैक्ट हमारे कवर होने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो मैक नंबर क्या है? मैक संख्या, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्पीड अपॉन में साउंड की स्पीड, इसका रेशियो कहलाता है मैक संख्या, मैक नंबर। अगर ये मैक नंबर 1 आ गया, 1 कब आएगा? मानो ऊपर स्पीड है 400, ध्वनि की स्पीड तो हम जानते हैं लगभग 300 350 के आसपास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा। यानी कोई भी वस्तु अगर ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से बढ़े या मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो सुपरसोनिक स्पीड है, यानी जो हमारी ध्वनि है उसकी चाल से भी अधिक चल रहा है। मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या है, वो स्पीड सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक। अगर यही मैक नंबर, मैक संख्या 5 से ज़्यादा है तो वहां पर ये जो स्पीड चलेगी उसको कहेंगे हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अगर मैक नंबर बराबर 1 आ जाए, मैक नंबर बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, जो वो वस्तु चल रही है उसकी चाल किसके बराबर है? ध्वनि की चाल के बराबर है। अगर मैक नंबर 1 से कम आ जाए, अगर मैक नंबर इज लेस देन 1, इसका मतलब ध्वनि की स्पीड से कम स्पीड से चल रहा है वो, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको कहेंगे सबसोनिक। सबसोनिक, मैं रिपीट कर देता हूं, मैक नंबर 5 से ज्यादा होगा तो हाइपरसोनिक, मैक नंबर 1 से ज्यादा होगा तो सुपरसोनिक, और 1 से ज्यादा 5 से ज्यादा कब होंगे, जब वस्तु की स्पीड साउंड से यानी ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी, तब होगा ये कंडीशन। अगर कोई वस्तु ध्वनि की चाल से चल रही है तो उसे ट्रांसोनिक कहेंगे, ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक, TRANSONIC, ट्रांसोनिक। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और ट्रांसोनिक। अगर कोई वस्तु ध्वनि की स्पीड से कम से चले, ध्वनि की स्पीड से भी कम की स्पीड से चले, तो
उसके लिए क्या है, सबसोनिक, उसको क्या कहेंगे, यानी अगर उससे आवाज़ चले, क्या उसकी जो ध्वनि है वो आवाज़ अगर जो हमारी साउंड है उसकी स्पीड से कम से चले तब सबसोनिक। तो हाइपरसोनिक 5 से ज़्यादा, सुपरसोनिक 1 से ज़्यादा, ट्रांसोनिक 1 के बराबर यानी ध्वनि के बराबर, 1 से कम तो सबसोनिक। और ध्वनि तीव्रता किससे मापते हैं हम, डेसिबल से मापते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगले सवाल पे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषक स्तर कितना है, यानी कितने डेसिबल तक की जो आवाज़ है वो किसी भी शहर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ठीक है। मतलब शहर में इससे ज़्यादा ना हो वो ठीक है, तो इससे ज़्यादा होगा तो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, इसका मान के चलिए। तो 40 डेसिबल, 45 डेसिबल, 30 डेसिबल, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषक स्तर कितना डेसिबल है, 40 डेसिबल, 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 45 डेसिबल। कितना डेसिबल, 45 डेसिबल। अगर मनुष्य के लिए अगर हमसे पूछ रहे भैया ये बताइए कितना रेंज ठीक है, मतलब इतना झेल सकता है आदमी, कितने डेसिबल की तीव्रता झेल सकता है, तो 30 डेसिबल से 60 डेसिबल तक इतना मनुष्य के लिए ठीक माना जाता है। लगभग ये ठीक है, इतना सुनने में आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। तो मनुष्य की विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी नगर के लिए कितना डेसिबल, 45 डेसिबल। और जो ह्यूमन मनुष्य हैं उनके लिए कितना है, लगभग 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में सभी लोग ध्यान देंगे। अब मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर ये सवाल आता है मनुष्य के सहन करने की क्षमता कितनी है, मतलब कितना हम झेल सकते हैं, कितना डेसिबल तक मनुष्य झेल सकता है। तो इसका सही जवाब है 85 डेसिबल। मतलब इससे ज़्यादा होगा तो उसे लगेगा कि मेरे कानों में कोई समस्या होने लग गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए बताने रख रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति फुसफुसाहट करता है, यानी आपस में फुसफुसाहट करता है या चुपके से बात करता है, तो उसमें कितने डेसिबल का यूज होता है, तो उसमें यूज होता है 15 से 20 डेसिबल। नॉर्मल आपस में जो बातचीत हम करते हैं तो उसमें कितने डेसिबल तक का होता है, उसमें 30 से 60 डेसिबल का यूज होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से से बात करे, लड़ाई झगड़े के मूड में बात करे, तो वहाँ पर कितना डेसिबल अगर यूज होता है, अगर कहें तो ये होता है 70 से 80 डेसिबल तक। और ट्रक देखें, अगर कोई वाहन, अन्य वाहन देखें, तो ट्रक और अन्य वाहन जो हैं उनसे कितना डेसिबल तक निकलता है, उनसे 90 से 95 डेसिबल तक की ध्वनि तीव्रता निकलती है। अब जैसे हमारे कारखाने हैं, वहाँ बहुत सारी मशीनरी लगी रहती हैं, तो वहाँ कितने डेसिबल तक की आवाज़ आती है, लगभग 100 से 110 डेसिबल तक। ऑर्केस्ट्रा अगर बजता है, यहाँ पर कितने डेसिबल अगर पूछेंगे तो होता है 110 से 120 डेसिबल तक ऑर्केस्ट्रा में। और जो जेट विमान चलते हैं हमारे बहुत स्पीड से, अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से, तो इनकी जो तीव्रता होती है, ध्वनि तीव्रता, ये होती है 140 से 150 डेसिबल तक। ये लगा कितना नुकसानदेह है हमारे लिए। और मनुष्य के सहने की क्षमता कितनी है, 45 डेसिबल। सामान्य फुसफुसाहट अगर करता है 15 से 20 डेसिबल। नॉर्मल बातचीत करते हैं तो 30 से 60 डेसिबल तक। गुस्से से कोई बात करता है तो 70 से 80 डेसिबल, मतलब इसी रेंज में होगा। और हमारी सहने की जो क्षमता है, मनुष्य की सहने की क्षमता है, वो है 85 डेसिबल तक। और ट्रक वाहन जो हमारे चलते हैं 90 से 95 डेसिबल तक। हमारे कारखाने हैं, वहाँ लगभग होता है हमारा 100 से 110 डेसिबल तक।
ऑर्केस्ट्रा में कितना यूज होता है? 110 से 120 डेसिबल तक। और जो हमारे वायुयान चलते हैं, जेट वायुयान चलते हैं, उनमें कितना होता है? 140 से 150 डेसिबल तक की ध्वनि तीव्रता इसमें प्रयोग होती है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। एक बार तुरंत से सारे प्रश्नों के आंसर देखते हैं। और कल जो हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे मैं बता देता हूँ। जो क्लास 9th का शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, उन्हीं चैप्टरों का टेस्ट हमारा होगा। अब कितने चैप्टर निपट पाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिजिक्स हमने क्लास 9th की कंप्लीट कर दी है। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आज हमारा समाप्त हो चुका है। कल जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा रात 8 बजे, उसमें क्लास 9th के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इनको पढ़ना है आपने। इनको बढ़िया से सीख के आए, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। अगर 4 नहीं हो पाए तो 2 या 3 तो जरूर कर पाएंगे हम। तो पहला सवाल है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से चलती हैं? तो ये केवल ठोस में चलती हैं। द्रव में चलती तो हैं, लेकिन द्रव के अंदर नहीं, उनकी सतह पर चलती हैं बस। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से गुजरती हैं? सभी माध्यमों से गुजरती हैं, लेकिन निर्वात से नहीं गुजर पाती हैं, वैक्यूम से नहीं गुजर पाएंगी। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा? ध्वनि की चाल बढ़ेगी। दाब बढ़ाओ घटाओ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। प्रत्यास्थता बढ़ाएंगे यानी इलास्टिसिटी बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? ठोस में। उसके बाद दूसरे नंबर पे द्रव, उसके बाद गैस। निर्वात में तो होता ही नहीं है। तो ध्वनि का साउंड का वेव वेलोसिटी सबसे कम किस में कहेंगे? तो गैस में होती है। अगला सवाल, निम्न में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? निर्वात में नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि निर्वात मतलब खाली स्पेस। ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम क्या है? वायु है। निर्वात में कोई वायु नहीं है। अगले सवाल पे, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह। परावर्तित सतह मतलब जहां पर से आवाज टकराकर वापस आएगी। सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी आवश्यक है? तो यह 16.5 मीटर। 7वां सवाल, कहीं कहीं पे 17 भी दिया है। 17 क्यों दिया है मैंने बता दिया है। 16.5 क्यों आया? अगर ध्वनि की स्पीड 332 लेता हूँ। 17 या 17.2 क्यों आएगा? जब हम ध्वनि की स्पीड 344 या 342 लेंगे तब। 7वें सवाल पे चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है इसका मतलब वायु नहीं है। वायु नहीं है तो ध्वनि कैसे चल पाएगी? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को अवश्रव्य कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक कहते हैं श्रव्य, जिनको हम सुन पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की अगर ध्वनि है तो उसे पराश्रव्य कहेंगे। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तीव्रता मापने में। ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषक स्तर कितना है? तो इसका सही जवाब है 45। हम मनुष्यों के लिए कितना है? 30 से 60। कितना हम झेल सकते हैं? 85। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट भी ज़रूर लिखें, अपने नोट्स बनाइए, आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं।